आपको दिखाते हैं देवभूमि उत्तराखंड की खबरें। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब नेता अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार में प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री रहे सुबोध उनियाल भी यमुना कॉलोनी के आवास पर आराम फरमाते हुए नजर आए हैं। इस दौरान हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने सुबोध उनियाल से खास बातचीत की है, देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और प्रत्याशी व बड़े नेता अपने घरों में, अपने आवास पर कार्यकर्ताओं व परिचितों के साथ चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सुबोध उनियाल जी हैं, जो कि भाजपा सरकार में मंत्री व प्रवक्ता भी थे और नरेंद्र नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। जरा सुबोध उनियाल जी से चर्चा करके समझते हैं कि ये परिणाम को कैसे देख रहे हैं। सुबोध जी, करीब करीब 2017 जैसा ही मतदान हुआ है। कांग्रेस का यह दावा है कि ये मतदान उनके पक्ष में हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी की वेव है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो मतदान पिछली बार मतदान प्रतिशत बढ़ा था और वो मतदान प्रतिशत कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ और मोदी जी की जो लोकप्रियता है उस पर बढ़ा। मोदी जी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं और कांग्रेस का भ्रष्टाचार आज भी लोगों के जहन में है। तो लिहाजा सारे मिथक टूटेंगे और हम एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या बहुमत आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास? निश्चित रूप से बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। कांग्रेस में अभी से चर्चा शुरू हो गई। हरीश रावत जी कहते हैं मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो घर बैठूंगा। प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं आला कमान तय करेगा। रंजीत रावत जी कहते हैं यदि होता किन्नर निर्णय, सोचने से क्या होता है, पहले निर्णय तो आ जाए। आखिर ये कांग्रेस में निर्णय से पहले क्या हो रहा? देखिए, सत्ता लोलुपता हरीश रावत जी के रग रग में है और जो मैंने कई बार कहा था कि जो बिल्ली का कैरेक्टर होता है कि घर में कोई रहे न रहे, मैं इस घर में कब्जा कर लूं, उस सोच के हरीश रावत जी निश्चित निसंदेह अगर कहीं दूर दूर तक उनको लगाई देगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो जैसे आपको याद होगा 2002 में जब तिवारी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो हरीश रावत जी ने कुछ अनुसूचित जाति के विधायकों को होटल में बंद कर दिया था और उसके बाद लगातार वो संपर्क में थे और कांग्रेस को तोड़ने की बात कर रहे थे। तो रावत जी अति महत्वाकांक्षी और यह अति महत्वाकांक्षी उनको ले डूबी है और निश्चित रूप से रखिए, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सुबोध जी, इस बार एक चर्चा ये भी है कि जो महिला मतदाता हैं उनका मत प्रतिशत अच्छा है, तो ये क्या लगता है मोदी फैक्टर चला है या स्थानीय प्रत्याशी को महत्व मिला है? देखिए, दोनों ही चीजें। शहरी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे, अगर महिला फैक्टर है तो निसंदेह ये महिला फैक्टर कहीं ना कहीं ये मोदी जी की लोकप्रियता से है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्याशियों का सीधे भी संपर्क मतदाताओं से होता है और महिला इस मामले में इमोशनल होती हैं और महिलाएं वोट देने जबरदस्त जाती हैं। तो ये शहरी क्षेत्रों में और मैं समझता हूँ पर्वतीय क्षेत्रों में दोनों में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है क्या बहुमत के साथ? मैंने आपसे कहा कि हम सारे मिथकों को तोड़ के एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये सुबोध उनियाल जी थे जिनका कहना था कि जो राज्य में बीते 20 वर्षों का मिथक था उसको इस बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। सरकार व मुख्यमंत्री दोनों ही भाजपा के होंगे। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। देहरादून में 10 मार्च को मतगणना होनी है। उसके पहले कांग्रेस ने अपने सभी जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अध्यक्षों से स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी करने के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से बीजेपी के बारे में सुना है कि वो ईवीएम से छेड़खानी करती है, तो वो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वही कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि हम इस चीज के लिए लगातार सतर्क है, क्योंकि बीजेपी इन सब चीजों में आगे है। लिहाजा कांग्रेस भी सतर्कता बनाए हुए है और एक गार्ड के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष लगातार स्ट्रांग रूम की निगरानी रखे हुए हैं। कोई आपत्ति नहीं जताई है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जिला अध्यक्ष गणों को, ब्लॉक अध्यक्ष गणों को ये ताकीद किया है, निर्देशित किया है कि एक वॉचडॉग के रूप में, एक चौकीदार के रूप में निगरानी स्ट्रांग रूम की बनाए रखिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके ईवीएम की जो गड़बड़ियों के चर्चे थे वो खासे लोकप्रिय हुए थे। पूरे सोशल मीडिया वीडियो से भर गया था कि किस तरह से इन लोगों ने छेड़खानी कुछ राज्यों में कराई है। और इस बार भी हम दूध के जले हैं, हम छाछ भी फूक फूक कर पीना चाहते हैं। तो इसमें ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। अगर हम सतर्क होकर, जागरूक होकर चलना चाहते हैं और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित मानसिकता के लोग किसी भी निचले स्तर तक गिर सकते हैं। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं हो। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। साथ ही कुछ समय बाद सरकार को प्रत्यावेदन देगी यूकेडी। प्रत्यावेदन के बाद जनमत संग्रह करेगी यूकेडी।
जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने से पलायन हो रहा है। क्षेत्र के आधार पर परिसीमन होने से विकास का पैमाना बढ़ेगा। यूकेडी नेता ने ये गुजारिश की है कि कुछ समय बाद सरकार को हम प्रत्यावेदन देंगे, लेकिन जो परिसीमन है वो क्षेत्र के आधार पर हो, ना कि जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने से उन्होंने कहा कि पलायन होता है, जबकि क्षेत्र के आधार पर परिसीमन होने से विकास का पैमाना बढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या को ही मानक नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि जो विकास के अन्य पैमाने हैं, चाहे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, संचार है, इनको भी परिसीमन के पैमाने में शामिल किया जाए। दूसरा हमारी मांग है कि परिसीमन जो अधिनियम है 2002, उसकी 2008 में भी अनदेखी हुई है और हमें आशंका है कि आने वाले परिसीमन में भी जो हमारा मूल अधिनियम है परिसीमन 2002, उसकी अनदेखी होगी। तो हमारा ये कहना है कि उनके जो पैमाने हैं उसका अक्षर से पालन हो और उसके अलावा उसमें भी हमारे कुछ संशोधन हमारे प्रस्तावित हैं और जनता में हम लोग एक रेफरेंडम, एक जनमत संग्रह लाने जा रहे हैं। जो ड्राफ्ट बन करके आएगा उसको हम लोग सरकार को प्रत्यावेदन के रूप में सौंपेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि आने वाले समय में जब परिसीमन हो तो उन पैमानों को ध्यान में रखा जाए, उन मांगों को भी ध्यान में रखा जाए जो जनता की ओर से सामने आए। धर्मनगरी हरिद्वार में हुई धर्म संसद विवाद मामले में यति नरसिंहानंद गिरी को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के तुरंत बाद यति नरसिंहानंद गिरी हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर दोबारा से अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा जब तक जितेंद्र नारायण उर्फ वसीम रिजवी जेल से रिहा नहीं होते तब तक वे यहीं बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि धर्म संसद के आयोजक रहे यति नरसिंहानंद गिरी को 15 फरवरी को हरिद्वार की जिला न्यायालय से जमानत मिली, जिसके बाद वो आज जेल से रिहा हुए हैं, जिसके तुरंत बाद वे हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर दोबारा से अनशन पर बैठ गए। स्वामी यति नरसिंहानंद का कहना है कि मुझे पुलिस यहीं से जेल ले गई थी, लेकिन अभी भी मेरा एक भाई जितेंद्र नारायण त्यागी जेल में है। जब तक वो जेल से रिहा नहीं होता तब तक मैं इसी घाट पर अनशन पर बैठा रहूंगा। उन्होंने कहा मेरे द्वारा आज से ही अन्न त्याग दिया गया है, मैं जल ग्रहण करता रहूंगा। लेकिन जिस अपमानजनक तरीके से हम लोगों को गिरफ्तार किया गया, धर्म की नगरी में जो हमारे साथ अधर्म हुआ, हमने कुछ भी झूठ नहीं बोला। देखिए, भाजपा की सरकार ने अपने अंतिम दिन में लव जिहाद, लैंड जिहाद, समान नागरिक संहिता, इनका अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया। हम यही तो कह रहे हैं कि लव जिहाद हो रहा, लैंड जिहाद हो रहा, पहाड़ों पर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, खतरा है, यही तो हम कह रहे हैं। और हमने क्या कहा, यही सरकार है जो खुद कुछ भी कह रही है, हम कह रहे हैं तो हमें जेल में डाला जा रहा है। ये समझ से बाहर की बात है। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, और मुझे लगता है कि मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन जो अपमान जो हमें जेलों में ठनाइयों में ठूंसा गया वो बहुत पीड़ादायक है। मुझे मौत। और विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी रंजिश बाहर आने लगी। हरिद्वार ग्रामीण से आप प्रत्याशी नरेश शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नरेश शर्मा ने स्वामी यतीश्वरानंद से अपनी जान को खतरा बताते हुए कनखल थाने में तहरीर भी दी है। नरेश शर्मा के मुताबिक स्वामी यतीश्वरानंद अपनी हार के डर से बौखला गए हैं और उनके समर्थकों ने उनके घर पर तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी भी दी है। उनकी मांग है कि उनके घर पर तोड़फोड़ और धमकी देने वाले समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। जब मैं अब क्षेत्र में था तो मुझे घर से फ़ोन आया कि भाई कुछ लोग घर पर आए थे और दरवाजे में लात मारी, उन्होंने गाली गलौज करी और उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, उसको नेता बनाएंगे हम, और हमारे यतीश्वरानंद को कौन हरा सकता है, हम देखते हैं उसको। इस तरीके की बातें करते हुए वो जब लोगों ने वहाँ देखा तो वो निकल गए वहाँ से। तो आज मैं अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ कनखल थाने पहुँचा हूँ और मैंने यहाँ तहरीर दी है यतीश्वरानंद के खिलाफ़, और हम चाहते हैं कि इसमें यतीश्वरानंद के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो। और क्योंकि मुझे लगातार क्षेत्र में रहना होता है, मुझे यतीश्वरानंद से जान का खतरा है, क्योंकि यतीश्वरानंद मेरी कभी भी हत्या करा सकता है। जब मैं दिनेशपुर में थाना अध्यक्ष विनोद जोशी ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ मीडिया को भी विशेष धन्यवाद दिया और कहा कि सभी ने चुनाव को शांति से कराने में मदद की है, लेकिन अब सभी को मिलकर क्षेत्र में नशा मुक्ति के लिए काम करना है और इस मुहिम को सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। पहले तो मेरा सभी आम जनमानस और हमारे क्षेत्र के संभ्रांत जनप्रतिनिधि
सभी लोगों को मेरा जो है शुक्रिया और धन्यवाद, विशेष तौर से हमारे प्रेस के मीडिया के बंधुओं को कि जो अभी जो हमारे विधानसभा चुनाव सकुशल पीसफुल माहौल में संपन्न हुआ था, वो सभी आप लोग का सहयोग और पुलिस प्रशासन व प्रशासन को भरपूर मात्रा में मिला था। इसके अलावा मेरे द्वारा सभी से अपील की गई है कि जो भी संदिग्ध चीज़ें हैं या जो भी आप पुलिस समाज सुधार में पुलिस की हेल्प कर सकते हैं, उन चीज़ों पर विशेष फोकस करें और हम आप साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके अपने दिनेशपुर को भय मुक्त, नशा मुक्त एक अच्छा वातावरण है, इस संबंध में ये मीटिंग आयोजित की गई। पहले तो मेरा सभी खबर पौड़ी से, जहां जिला अस्पताल के आवासीय कॉलोनी में 2 गुलदार दिखने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद अस्पताल के एमएस ने गुलदार की सूचना वन विभाग को दी। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गश्त शुरू कर दी है। आवासीय कॉलोनी के पास पिंजरा लगाने के साथ रात को भी गश्त की जा रही है और क्षेत्रीय जनता को गुलदार की दहशत से निजात दिलाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ट्रांजिट हॉस्टल में दो गुलदार शावकों की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, तो उसके तुरंत सूचना संज्ञान लेते ही मैंने अपनी रेस्क्यू टीम वहां पर भेजी थी। रात को वो हम लोगों ने उनको भगाने के लिए पटाखा वटाखा का इस्तेमाल भी किया, तो रात को तो उन्होंने अपनी लोकेशन बदल दी थी, और ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित होने पर आज सुबह 8 बजे प्रातःकाल मैंने अपने रेस्क्यू टीम को लेकर के वहाँ पर पिंजरा लगा लिया है, और आज रात को भी हम लोग उसमें फिर गश्त करेंगे, देखते हैं उनकी क्या गतिविधि रहती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ट्रांजिट हॉस्टल। और पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने 5 पर्वतीय जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में तेज बारिश की संभावना। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी हो सकती है बारिश। तो पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिल सकता है, जहां मौसम विभाग ने 5 पर्वतीय जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है, तो वहीं बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी हो सकती है बारिश। एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बता दिया है कि 5 पर्वतीय जिलों में बारिश होने की संभावना है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले दिनों भी मौसम ने करवट ली थी और जिसके बाद पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का दौर देखने को मिला था, और अब जब ठंड से कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है और अलर्ट जारी करते हुए 5 पर्वतीय जिलों में बारिश की संभावना इस बार जताई गई है। और देवभूमि में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।